अस्सलामुअलैकुम, उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के थर्ड चैप्टर ऑफिस ऑटोमेशन की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाएंगे। ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर के एंड में भी डिस्कस किया था कि ऑटोमेशन ऐसे सॉफ्टवेयर कलेक्शंस को कहते हैं जिनकी मदद से हम अपने मुख्तलिफ ऑफिस वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, काम को स्मूथ बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कम वक्त में हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज में ज़्यादा काम कंडक्ट किया जा सकता है। वैसे तो ऑफिस ऑटोमेशन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं, लेकिन आपकी मौजूदा बुक के जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपको सिर्फ MS ऑफिस के 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर काम करवाया गया है, एक MS वर्ड के ऊपर और MS एक्सेल के ऊपर। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे कहता है कि विच चार्ट विल बी सुटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। एक कारोबार में अगर 3 लोग शराकतदार हैं तो इनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है उनके शेयर्स को, यानी कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है, उसको शो करने का। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसमें तो आप देखें कि जो हैं पॉलीगॉन्स नज़र आ रहे हैं, लाइन ग्राफ नज़र आ रहा है। इससे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, ना ही सी ऑप्शन से और ना ही पाई चार्ट वाले डी ऑप्शन से। सबसे आसानी से शेयर ऑफ पार्टनर्स को शो करने के लिए जो ऑप्शन बी है जिसमें लाइन ग्राफ नज़र आ रहा है, जिसको देखते ही विजुअली आप बता सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्टनर है, जो ग्रीन लाइन से जिसका बार नज़र आ रहा है, उसके सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। फिर जो नेक्स्ट बार हैं वो कम हाइट के, तो उसका मतलब उनका कम शेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहते हैं द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग के मकसद के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। MS वर्ड पे तो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, पावर पॉइंट के ऊपर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और MS एक्सेल जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। और MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और इस सॉफ्टवेयर पर ना सिर्फ आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्कि उनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ फार्मूले की मदद से बहुत सी तरह की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो कहता है कि द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। कौन से सॉफ्टवेयर से आप डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा था ऊपर के MS वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जो भी फॉर्मेटिंग है वो आप MS वर्ड पे परफॉर्म करेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव में आपसे कहते हैं द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट्स द फॉर्मूला मोड इन अ सेल इज, कि कौन सा इनमें से स्पेशल कैरेक्टर है जिससे आप किसी भी स्प्रेडशीट के सेल में फार्मूला लिख सकते हैं, यानी कि ये स्पेशल कैरेक्टर लिखेंगे उसके बाद आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे लिखना। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपने अक्सर फार्मूलों से पहले देखा होगा कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, तो इक्वल टू का साइन जो है, जो ऑप्शन बी है, वो प्रेस करने के बाद आप कोई भी फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वो फंक्शन जिसका इस्तेमाल करके आप डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं अपने मकसद के क्राइटेरिया के एतबार से। तो वो फंक्शन जो है वो ऑप्शन बी है सॉर्टिंग। पहला ऑप्शन जो है फिल्टरिंग, उसकी मदद से आप अपनी सेलेक्टेड वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट करते हैं। जैसे जो छन्ना होता है उसका काम क्या होता है, वो चीज़ें छान देता है, तो उसमें से जो आपकी जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया की चीज़ें होती हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, रीअरेंज नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने कहा, वर्ड यूज़ किया रीअरेंज करना, यानी पूरा डाटा को रीअरेंज करना, उसमें से सेपरेशन नहीं करनी, तो इसलिए फ़िल्टरिंग ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजिंग भी मिलता जुलता वर्ड है कि जो है ना किसी भी डाटा को किसी खास तरतीब से अरेंज करना जो है वो ऑर्गेनाइजिंग भी कहलाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग से ज़्यादा अच्छा जो वर्ड है वो सॉर्टिंग है और आपके पास MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों के अंदर सॉर्टिंग का ऑप्शन मौजूद होता है और वो वही काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सॉर्टिंग। उसके बाद सिक्स्थ आपके पास MCQs में पूछते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी शुड यूज़। किस ऑप्शन के ज़रिए आप किसी भी पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है थीम्स, वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे किसी भी थीम को आप जब मोबाइल में कोई थीम सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपकी मोबाइल की पूरी जो एंड्रॉयड की जो डिस्प्ले होती हैं स्क्रीन्स, वो सारे आइकन्स का डिज़ाइन और सब कुछ जो है वो डिस्प्ले चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जब हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फॉर्मेटिंग में थीम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक कंप्लीट
जो है एक फॉर्मेट होता है जो पूरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे पेज लेआउट हो गया, इससे हम खुद से फॉर्मेटिंग अलग अलग पेजेस की सेट आउट कर सकते हैं। वाटरमार्क किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में जो लोगो देते हैं या कोई ख़ास वर्डिंग्स लिखनी हो जो किसी इदारे का नाम वगैरह होता है, तो वो वाटरमार्क्स की मदद से दिया जाता है। और मार्जिन्स की मदद से स्पेसिंग कि आपके जो भी कंटेंट हैं वो किनारों से कितनी दूर होंगे वो सेट की जाती हैं। उसके बाद अब हमारे पास 7th ऑब्जेक्टिव पे कहता है द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल इन द गिवन टेबल। इनमें से कौन सा फार्मूला है जो कि करेक्ट फार्मूला है टेबल के अंदर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ आपको पता है कि सबसे पहले तो फार्मूले में इक्वल टू का साइन आता है, और चूँकि यहाँ फार्मूला है सम का, यानी चीज़ों को सम किया गया है, तो सारी वैल्यूज़ को सम करने के लिए जो ऑप्शन ए है वो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि बी से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़, यानी कि जो सेल B2 में है और जो सी के E2 के अंदर है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। फिर सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत फार्मूला है, फार्मूले में बीच में 2 नहीं आता सम के फार्मूले में। इसी तरह ना ही वहाँ पे फ्रॉम की वर्डिंग यूज़ होती है, फ्रॉम वाला भी गलत है, 2 वाला भी गलत है। सबसे क्लोजेस्ट मैच जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए है। चूँकि हमें आंसर इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से देना है, इसलिए मैंने ए को हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जो करेक्ट फार्मूला है कैलकुलेशन के लिए, जिसको हम सम का फार्मूला भी कहते हैं, वो मैंने अलग से साइड में लिख के यहाँ पे दिखा दिया है कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है सम फ्रॉम B3 टू E3, ये असल में करेक्ट फार्मूला है। ना तो 2 लगता है और ना ही फ्रॉम लगता है बीच में, बल्कि बीच में कॉलन का साइन आ जाता है, जिसकी मदद से आप जो है किसी भी बड़ी रेंज के दरमियान कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और सम का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप इस ऑप्शन से कैलकुलेशन करते हैं, जो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ सेलेक्ट किया है इनकी दिए हुए ऑप्शंस में बुक के, तो ये बहुत ही अनएफिशिएंट तरीका होता है। 4 सेल्स तक तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हों तो हम बारी बारी अगर उन सेलों को इस तरह से प्लस करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगेगा। तो फार्मूला जो है सम का करेक्ट वो ये हाईलाइटेड फार्मूला है। तो जब आप स्प्रेडशीट पे काम करें तो आप इस फार्मूले को यूज़ कीजिएगा कि आप सम लिखिएगा और उसके बाद जो आपकी रेंज है कि एक सेल से दूसरे सेल तक, उसको सेलेक्ट करके आप जो है जब आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद ब खुद ही कॉलन इंसर्ट कर देता है। नहीं तो आप खुद से भी डाल सकते हैं अपनी सेल रेंज के दरमियान कॉलन, और वो जो है फिर सम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8 ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछता है कि कौन सा फार्मूला सबसे करेक्ट है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सूटेबल है और बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन से अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो उसमें होगा ये कि जो लास्ट वैल्यू आ रही है E2, वो पहले उसको 400 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको शुरू के तीनों ब्लॉक्स में ऐड कर देगा। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता, वो ये होता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उनका टोटल करने के लिए पहले अलग से ब्रैकेट में तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर्स को टोटल किया जाए, फिर उसके बाद जब इन सब का टोटल आ जाए मार्क्स ऑब्टेन्ड का, फिर उसके बाद उसको टोटल मार्क्स जो कि 400 है उनसे डिवाइड किया जाए, फिर लास्ट में जो है 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये जो सेटिंग है, ये फॉर्मेट इस सिंटेक्स के मुताबिक करेक्ट आपका आंसर आएगा परसेंटेज का। इस फर्स्ट वाले से करेंगे तो वो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। और बाकी ये तो 100 से मल्टीप्लाई करके तो कभी परसेंटेज नहीं आती। और लास्ट में इन्होंने गलती ये करी है कि रिवर्स कर दिया, 100 को पहले लिख दिया है, 400 बाद में लिख दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 9, उसमें कहते हैं चार्ट्स आर बेसिकली यूज टू। चार्ट्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन है टेबल्स की डिज़ाइनिंग के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए, या डाटा और उसके रिलेशनशिप को ग्राफिकली शो करने के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि चार्ट्स की मदद से जो हमारा डाटा है वो विजुअली तौर पर हम स्क्रीन पर बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 10th ऑप्शन है उसमें कहते हैं कि टू अप्लाई द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू प्रॉपरली डिफाइन द। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी बुक होती है, उसमें बुक में सबसे पहले हमारे पास एक इंडेक्स बना हुआ होता है। तो वो करता क्या है, वो हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर मौजूद है और उस चैप्टर के अंदर किन टॉपिक्स पर डिस्कशन की गई है।
तो वो जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो सारी की सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कहलाती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ऑटोमेटिकली अगर आपने वर्ड में बनाना हो तो आप जो है सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपने टाइपिंग की है अपनी बुक की या आर्टिकल की या थीसिस की, उसके अंदर लेवल्स ऑफ हेडिंग्स को बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन कीजिए। तो अगर आपने लेवल ऑफ हेडिंग्स खूबसूरती से बिल्कुल 1 2 3 या ABCD सब सेक्शंस करके बनाए हुए हैं, तो जब आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो उन्हीं हेडिंग्स की मदद से आपका टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसकी 3 एप्लीकेशंस बतानी है। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस सूट का। और वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं, इस खाली MS ऑफिस के वर्ड प्रोसेसर नहीं, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके ये मुख्तलिफ नामों से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, वर्ड परफेक्ट है, या ओपन ऑफिस राइटर जो हैं, ये भी सेम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। खाली MS ऑफिस का MS वर्ड ही नहीं करता ये काम। तो इनका मकसद होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, एडिट करना और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना। और जहाँ ये यूज़ होते हैं वो इनकी एप्लीकेशंस कहलाती हैं वर्ड प्रोसेसर्स की। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो ये है कि इन प्रोग्राम्स की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, न्यूज़ लेटर एंड ब्रोशर्स वगैरह बनाना। तो ये बहुत से किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हैं। साथ साथ आप इसमें जो है जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि उसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएटिव बनाने के लिए आप उसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स इंसर्ट कर दें, जैसे यहाँ हमने इंसर्ट करी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अगर आपकी कोई बिज़नेस की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं तो आप उसमें अपना जो डाटा है सेल्स का या मार्केटिंग का, उसके चार्ट्स बना सकते हैं ताकि और इलस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, पढ़ने देखने में आसानी हो जाए। कोई साइंस का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स इंसर्ट कर दें। तो ये सारे आप जो हैं क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेल चेक का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से जो आपकी मुख्तलिफ जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं आप उनको टाइपिंग के चेक कर सकते हैं और उनको करेक्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ इनके अंदर बिल्ट इन डिक्शनरीज होती हैं, उनकी मदद से भी आप, या थेसॉरस वगैरह जो होती हैं उससे आप एक वर्ड के मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी सीख सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस द मार्जिन्स एंड पेपर साइज ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। कि मार्जिन्स और पेपर साइज ऑप्शंस क्या होते हैं। देखें, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं एडिट करना, तो सबसे पहले आपके पास जो है ये सामने एक रिबन डिस्प्ले हो रहा होता है और उस रिबन के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग के लिए। जैसे कि जो मेन आपका बेसिक होम ऑप्शन होता है उसमें आपके पास फॉन्ट की डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस होते हैं, अंडरलाइनिंग के ऑप्शंस होते हैं कि आप कैसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको बोल्ड में रखना चाहते हैं, इटैलिक में, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। जितना ज़्यादा आप एडिटिंग करेंगे और हर ऑप्शन का उतना ज़्यादा आपको इल्म होता जाएगा। तो अब ये पेज सेटअप ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको। देखें, होम के बराबर में एक इंसर्ट का ऑप्शन है और उसके बराबर में पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट पे आपको ये पेज सेटअप का ग्रुप मिलेगा। इस पेज सेटअप की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की पेज की ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज, कॉलम, ये सब इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें से हमें सवाल में पूछा है मार्जिन्स के बारे में। तो ये पहला जो ऑप्शन है मार्जिन्स का है। अब इस पर आप मार्जिन्स पे क्लिक करें तो देखें यहाँ मुख्तलिफ आपके सामने ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं कि आपने मार्जिन किस तरीके से रखना है। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कंटेंट टाइप किया है वो कंटेंट आपके कॉर्नर से कितनी स्पेसिंग पे होगा, उसको हम मार्जिन कहते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट ही को ले लें, अगर हम इसके मार्जिन चेंज करते हैं तो ये देखें तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो हमें जो है, जो हमने इसकी सेटिंग रखी हुई थी मार्जिन्स की, वो हमने नैरो मार्जिन्स पे रखी हुई थी। तो कॉर्नर से फिर ये वापस स्मॉल डिस्टेंसेस पर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेज मार्जिन के बाद जो नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शन पूछा था पेज लेआउट के अंदर, वो पूछा था कि पेज का साइज़ देखें, ये थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है। साइज़ पर क्लिक करेंगे तो उससे आप पेपर का साइज़ अपने डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस साइज़ का पेपर आपने, बड़ा साइज़ का पेपर है, A4 साइज़ की डॉक्यूमेंट है, लेटर साइज़ की डॉक्यूमेंट है,
तो ये डॉक्यूमेंटेशन पेपर का साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे मोर पेपर साइज़ का, तो वहाँ से जा कर के आप मैनुअली या कस्टम साइज़ के पेपर्स भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितनी विड्थ होनी चाहिए पेज की और कितनी हाइट होनी चाहिए। तो ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप पेज साइज़ को। इसी तरह मार्जिन्स जो है उसको भी आप जो है इस ऑप्शन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपको अच्छा नहीं लगता कि स्पेसिंग का ऑप्शन, तो आप उसमें कस्टम मार्जिन पे जा कर के अपने पेज के खुद ही टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट के मार्जिन्स डिसाइड कर सकते हैं कि कितने रखने हैं। ओके, उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन कहता है नेम एंड डिस्क्राइब टू ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि पेज ओरिएंटेशन से आप अपने डॉक्यूमेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास पेज जो होगा वो वर्टिकली नज़र आएगा, और अगर लैंडस्केप करेंगे तो वही पेज टर्न करके वो हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देगा। जैसे हमने अभी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रखी हुई है, तो हम उसे अगर पोर्ट्रेट पे करेंगे तो देखें वो पेज इस तरह से लंबाई में स्ट्रेट नज़र आने लगेगा। ठीक, हमें सूटेबल ज़्यादातर लैंडस्केप था तो इसलिए हमने जो है ये वाली ओरिएंटेशन रखी हुई है। आपकी मर्ज़ी, आप जो सी ओरिएंटेशन चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट। मार्जिन्स के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि मार्जिन की मदद से हम अपने कंटेंट की स्पेसिंग क्रिएट करते हैं कि हमारे कंटेंट एजेस से पेजेस की कितनी दूर हों, इसे हम कहते हैं मार्जिन सेट करना। मार्जिन सेट करने के लिए आप पेज लेआउट के ऑप्शन में देखिए कि जो पेज सेटअप वाला ग्रुप है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही मार्जिन है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, इनमें से जिस पे भी क्लिक करेंगे तो फिर वो जो है स्पेसिंग वैसी ही क्रिएट कर देगा। जैसे इस वक्त करंट सेटिंग नैरो मार्जिन के ऊपर रखी हुई है, तो ये जो है ये नैरो मार्जिन के ऊपर डिस्प्ले ऐसा दिख रहा है। आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं या कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग टॉप, लेफ्ट और राइट सब साइड की जो है आप खुद ही वेल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन MS वर्ड। ब्रेक का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ब्रेक से मुराद है कि आप जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट में आपने अगर नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यूजुअली तौर पर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नेक्स्ट पेज इंसर्ट करवाना हो तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएं तो वहाँ पर आपको पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज का ऑप्शन नज़र आता है। तो जहाँ पर भी आप हों, जैसे आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे इंसर्ट टैब के बराबर में मैंने कर्सर रखा और मैंने कहा कि बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो देखें टैब के बाद जितना भी टेक्स्ट था मेरा वो सारा नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पर आकर के, तो मेरे पास उससे पहले एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये जो है यहाँ पे जो चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास ब्रेक्स की और भी टाइप्स होती हैं, पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक वगैरह। ये सारे ऑप्शंस हमें वहीं पेज लेआउट के अंदर ब्रेक्स के ऑप्शन के अंदर नज़र आएंगे। तो जब आप ब्रेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, तमाम ब्रेक्स की जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की हुई है इस मेन्यू में। कॉलम ब्रेक क्या होता है? देखें, जैसे यहाँ पे पेज सेटअप में कॉलम्स का ऑप्शन है, अगर आप कॉलम्स पे क्लिक करें तो आप मुख्तलिफ कॉलम्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करवा सकते हैं। मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो कस्टम कॉलम्स भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें और जितनी विड्थ और स्पेसिंग में चाहें ऐड करा सकते हैं। तो कॉलम ब्रेक से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स की क्रिएशन करते हैं या उनकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक से होता यह है कि जितना भी आपके सेलेक्टेड कर्सर के राइट साइड पे जो भी टेक्स्ट होता है वो एक नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर दिस से पहले रखा और मैं यहाँ ब्रेक्स पे जा कर के मैंने टेक्स्ट रैपिंग पर ब्रेक पे क्लिक किया, तो देखें इसने उस टेक्स्ट को वहाँ से हटा के नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। तो टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक से आप जो है नेक्स्ट लाइन पर इजीली मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन ब्रेक का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पैराग्राफ से या एक किस्म की फॉर्मेटिंग से अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाके टोटली न्यू टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, नए हेडर फुटर्स की सेटिंग रखना चाहते हैं, तो फिर आप सेक्शन ब्रेक जो है ना इंसर्ट करवा दें।
सेक्शन ब्रेक भी आपको देखें, ब्रेक्स के ऑप्शन में ये शुरू के 3 हमने पेज ब्रेक, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक के बाद जो अगला सेक्शन है उसे सेक्शन ब्रेक्स कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक्स की भी जो है 4 टाइप्स होती हैं। पहला तो नेक्स्ट पेज वाला होता है कि आपने अगला सेक्शन अगर पूरा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है और फिर उसके बाद उसमें नए पेज पे न्यू टाइप की फॉर्मेटिंग रखनी है, तो फिर आप नेक्स्ट पेज न्यू फॉर्मेटिंग वाला यहाँ से इंसर्ट करवा दें। उसके बाद हमारे पास अगले जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कॉन्टीन्यूस ब्रेक आता है। कॉन्टीन्यूस ब्रेक का मतलब होता है कि आपका जो भी एक पार्टीशन है तो उस सेक्शन और उससे प्रीवियस सेक्शन के दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए कॉन्टीन्यूस ब्रेक को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है नेक्स्ट पेज ब्रेक की और कॉन्टीन्यूस ब्रेक की। मैं इनके दरमियान जो है ब्रेक्स में से जा करके कॉन्टीन्यूस ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो उससे होगा ये कि उसी पेज के अंदर रहते हुए दोनों हेडिंग्स जो होंगी वो आपस में थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगी। ये देखिए, तो उसके बीच में इसने एक नया ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपने इन दोनों सेक्शंस के बीच में नया सेक्शन ऐड करना है तो आप इस कॉन्टीन्यूस ब्रेक से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इवन और ऑड पेज ब्रेक्स आते हैं कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को शिफ्ट करना है किसी ऑड नंबर वाले पेज पे या इवन नंबर वाले पेज पे, तो हम यहाँ से ब्रेक्स में से जा करके उन ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। तो फिर जो ये ब्रेक क्रिएट होगा वो इवन वाइज या ऑड वाइज पेज में क्रिएट होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस इवन पेज ब्रेक के बाद जाता हूँ और ब्रेक्स पे जा करके इवन पेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखें क्या हुआ। ये इवन पेज का मतलब, इवन नंबर्स का मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब ये देखें, ये बाकी जो सेक्शन है पूरा इसने मेरे लिए खाली छोड़ दिया और अगले पेज पर जा करके उसने बाकी डाटा को इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं ऑड पेज ब्रेक करूँगा तो देखें ऑड पेज ब्रेक पे क्या होता है, सेम इसी पोजीशन पे रहे और ब्रेक्स पे गए और हमने जो है ऑड पे क्लिक कर दिया। तो अब फिर उसने उस पे भी यही किया कि जो है वो ऑड पेज नंबर पे, जैसे कि ये पेज नंबर था मेरा पेज नंबर 12 और वो आ गया पेज नंबर 13 के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पर दोनों ऑड और इवन पेज ब्रेक से ये सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पर डाटा को शिफ्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछता है कि डिफरेंशिएट कीजिए ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के ऑप्शंस के दरमियान इन द अरेंज ग्रुप विद एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये अरेंज ग्रुप आपको कहाँ पे मिलेगा, देखें इसी रिबन के अंदर जो पेज लेआउट करे मैंने, इसमें आपके पास पेज सेटअप के बराबर में जो नेक्स्ट है पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, फिर पैराग्राफ का ग्रुप है, उसके बराबर में एक ग्रुप नज़र आ रहा है जो है अरेंज के नाम से। अरेंज का ग्रुप करता ये है कि आपके जो भी कंटेंट्स होते हैं, जो कि ग्राफिकल कंटेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी प्लेसमेंट करने में मदद करता है। देखिए जब तक मैं टेक्स्ट पे था तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, बल्कि ये बिल्कुल लाइट ग्रे कलर में यानी इनएक्टिव हैं ये बटन्स। लेकिन जैसे ही मैंने किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो ये देखें दोबारा से इनमें जान भर गई, तो इनमें कलर्स डिस्प्ले होने लगे, यानी कि अब ये बटन एक्टिव हो गए। तो ये ग्राफिकल कंटेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ग्राफिक्स कंटेंट्स को मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, ये ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लाने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये आपके बैक पे जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें ये स्क्वायर जो है वो सर्किल से ऊपर डिस्प्ले होने लगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन यही करता है, जिसको चूज़ करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को, उसको सबसे ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसके बनस्बत जो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल उलट करता है। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, वो स्क्वायर पीछे चला गया और जो है बाकी ऑब्जेक्ट्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाइए डिस्प्ले में सबसे, और ब्रिंग फॉरवर्ड से उसको बिल्कुल फ्रंट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे दोबारा कॉलम्स के बारे में पूछा है कि बताइए कॉलम्स का क्या काम होता है और किस तरह से काम करते हैं। तो अभी हम पहले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं कि पेज लेआउट के अंदर आपको पेज सेटअप के अंदर कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है और इस कॉलम के ऑप्शन के अंदर आप जितने कॉलम्स चाहें अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे पहले से ऑप्शंस दी हुई है सेटिंग्स के कौन सा आपने डिसाइड करना है, और अगर इनमें से कोई सूटेबल ना लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से मोर कॉलम से जा करके सेट कर सकते हैं। तो वहाँ कितने कॉलम्स देने हैं, क्या विड्थ स्पेसिंग रखनी है, वो सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहते हैं कि लिस्ट एंड डिफाइन पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट ऑप्शन इन अरेंज ग्रुप। देखें अभी जब हम टेक्स्ट को किसी को भी सेलेक्ट करते हैं तो ये जो बटन्स हैं आपके पास, ये सारे अरेंज ग्रुप के ये डल नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट के साथ काम नहीं करते। ये बटन्स जो होते हैं वो किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में ये काम करते हैं। तो आप मिसाल के तौर पे कोई शेप इंसर्ट करवा लें
तो उस शेप को जब इंसर्ट करवाएंगे तो वैसे आपके ये दोनों बटन्स जो हैं वो फिर हाईलाइट हो जाएंगे कि अब ये इसकी मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एक नया रिबन खुल गया आपके पास फॉर्मेट का, यहाँ से भी ये काम किया जा सकता है, या पेज लेआउट पे जाएं वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। दोनों बटन करते क्या है, पोजीशन के बटन की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये किस पोजीशन पर इसको आपने रखना है। जबकि दूसरा जो ऑप्शन है जिसको रैप टेक्स्ट कहते हैं, तो रैप टेक्स्ट की मदद से आप ये डिफाइन करते हैं कि जो सराउंडिंग में इस पिक्चर के या ऑब्जेक्ट के जो टेक्स्ट है वो इस पिक्चर के साथ किस तरीके से नज़र आए, कि वो इसके आर पार मतलब इसके लेफ़्ट राइट पर हो या टॉप एंड बॉटम पर हो, ठीक है ना, या तो ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के बिल्कुल बैक साइड पे चला जाए या टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की वो आप रैप टेक्स्ट से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन व्हाट वे डज अ टेबल ऑफ कंटेंट हेल्प बुक रीडर। तो टेबल ऑफ कंटेंट से एक बुक रीडर को क्या मदद मिलती है, किस तरह से वो उसकी मदद करता है। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक अ इंडेक्स होता है। जब आप कोई भी बुक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास उस बुक में तमाम जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनके कंटेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनी हुई होती है, और उसमें लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है या कौन कौन से जो है उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं। तो वो पूरी जो एक डिटेल लिस्ट बनी हुई होती है हमारे पास, उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप MS वर्ड के ऊपर खुद से भी बना सकते हैं मैनुअली तौर पर, और आप जो हैं ये ऑटोमेटिकली भी बना सकते हैं। ये आप कहाँ से बनाएंगे, इसके लिए आप जो हैं रेफरेंस के जब टैब पर जाएंगे तो रेफरेंस का रिबन जब खुलेगा तो वहाँ देखें फर्स्ट ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स का है। तो यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं इसके खुद से भी बना सकते हैं या फिर मैनुअली तौर पर आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले जो है आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो राइटिंग है या जो भी थीसिस है आपकी, उसके अंदर आप पहले बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग को डिफाइन कर दें कि कौन सी जो है ना मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है। ये सारे करने के बाद फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करें। तो ये सब करने के बाद अगर आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो बहुत आसानी से जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको खुद से ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। और अगर आप टेबल के अंदर यानी अपने कंटेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, फर्दर एडिशन करते हैं, तो खाली अपडेट टेबल पे क्लिक कर दें, वो जो है यहाँ से टेबल को अपडेट कर देगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट से रीडर को फ़ायदा क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी जो है अननोन इलाके में जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई घर वगैरह ढूंढना हो तो आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो मैप से आप उस घर का पता बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट जो होती है उसका मैप का काम करता है टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें सारे आपके टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और पेज नंबर वाइज मेंशन होता है। तो इस तरीके से अगर किसी रीडर को किसी ख़ास टॉपिक पर जाना है तो उसको पूरी बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट वहाँ से आपकी रिलेवेंट टॉपिक पर जाके स्टडी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है राइट स्टेप्स दैट विल मल्टीप्लाई 37 बाय 15 यूजिंग द फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल। तो ये बताइए MS एक्सेल के अंदर हम ये दो नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये करने के लिए भाई पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी सेल के अंदर या जैसे फर्स्ट सेल होता है वो A1 उसकी लोकेशन होती है, उसमें जाके आप 37 लिख दीजिए। उसी के बराबर वाला सेल जो है जिसको B1 लोकेशन भी कहते हैं उसमें आप जाकर के 15 लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप तीसरे सेल में जाकर के उसके बराबर फॉर्मूला लिखिए जो कि इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा, इज इक्वल्स टू, फिर आपने A1 लिखा जो फर्स्ट सेल की लोकेशन है जहाँ पे ये 37 वैल्यू है, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर उसके बाद B1 सेल की वैल्यू B1 सेल लिख दिया। उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो ये दोनों सेल की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 555 है। तो अब यही चीज़ आपको MS एक्सेल पे भी करके दिखा देते हैं कि ये हमने डॉक्यूमेंट खोला, ये फर्स्ट सेल जो देखें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसकी यहाँ पे लोकेशन नज़र आ रही है कि ये सेल A1 है। किसी भी आप सेल पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी लोकेशन होगी वो यहाँ सामने जो है डिस्प्ले हो जाती है लोकेशन बॉक्स में। तो ये हमने फर्स्ट बॉक्स लिया, इस पर हमने लिख दिया 37, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बॉक्स में गए, उसके बराबर में जो B1 था उसमें हमने लिख दिया 15, ठीक है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में गए और वहाँ जाकर के आपने लिखा इज इक्वल्स टू का साइन दबाया, और फिर जो मैंने कहा था सेल लोकेशन ये आप
डायरेक्ट माउस से इस बॉक्स पे क्लिक करें, लोकेशन आ जाएगी इसकी A1, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन इसमें इंसर्ट करना है और फिर उसके बाद दूसरा जो सेल था B1 उस पर क्लिक कर दिया। अब ये दोनों सेल जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप इंटर दबा दीजिए, जैसे ही आप इंटर दबाएंगे ये देखें आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके स्टेप्स थे मल्टीप्लाई करने के। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है व्हाई डू वी यूज़ वाटर मार्क इन अ डॉक्यूमेंट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर मार्क्स। तो वाटर मार्क का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक बैकग्राउंड इमेज या कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम या अपनी इदारे का लोगो लगाते हैं, उसको वाटर मार्क कहा जाता है। तो वाटर मार्क का मकसद क्या होता है? वाटर मार्क का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ऑनरशिप की प्रोटेक्शन की जा सके ये, और उसको गलत इस्तेमाल से रोका जा सके। कि अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये हमने ये सारे मेहनत से अपने नोट्स टाइप किए हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी का पीछे बैकग्राउंड में नाम लिख सकता हूँ ये। तो मैं जब ये इंसर्ट करूँगा तो उसके बाद क्या होगा, ये मेरे एक लोगो और मेरा नाम आ जाएगा कि भाई इसका ऑथर फला एकेडमी है, ठीक है भाई, उमर एकेडमी इसकी ऑथर है। तो ये वाटरमार्क इंसर्ट करने का मकसद जो है सिर्फ यही होता है कि कोई भी इदारा जो होता है वो अपने लीगल जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, उन नोट्स के ऊपर जो है ये सारे अपनी वाटरमार्किंग इसलिए करता है ताकि लोग जो है उसका इलीगल यूज़ ना कर सकें या विदाउट उनके कंसेंट जो है उसको कहीं पब्लिश ना कर सकें, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उसकी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब उसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो कहता है लिस्ट 4 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स इन बिजनेस। स्प्रेडशीट्स आपको पता है MS एक्सेल के अंदर जो MS एक्सेल की जो शीट्स होती हैं उनको हम स्प्रेडशीट्स भी कहते हैं। जैसे अभी हमने एक MS ऑफिस की फ़ाइल खोल करके यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, तो ये पूरी जो शीट होती है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। और MS एक्सेल का निक नेम कह लें या स्लैंग नेम कह लें, उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के आपने 4 इस्तेमाल बताने हैं कि बिज़नेस में ये क्या किन 4 जगहों पर और किन 4 मकासद के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहला मकसद जो होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का या MS एक्सेल का, वो होता है डाटा स्टोर करना। कि किसी भी इदारे के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है, मिसाल के तौर पे उसके क्लाइंट्स की लिस्ट हो गई, ठीक है भाई, कौन कौन वहाँ काम करता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा हो गया, और जो है वहाँ पर क्या क्या सेल्स हुई हैं, किस तारीख को क्या सामान बेचा है, क्या ख़रीदा गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आप स्प्रेडशीट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो है सॉर्टिंग और एनालाइजिंग के अंदर। सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को तरतीब देना। जैसे कि मैंने अगर अपनी क्लास के बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया और उनके सारे मार्क्स मैंने उनके नाम के साथ लिख लिए, अब मुझे देखना है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले कौन है, टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन है। तो मुझे इसके लिए विजुअली देख करके बिल्कुल भी अंदाज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्टिंग करूँगा और उससे वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास के उन सब की लिस्ट टॉप नंबर वाइज या लोएस्ट नंबर वाइज डिस्प्ले हो जाएगी। तो इससे मुझे बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसी तरह मैं बिज़नेस के अंदर भी अपने रोज़मर्रा के डाटा को सॉर्ट करके एनालाइज करके मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस डिसीजंस आसानी से ले सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हर महीने की सेल्स हैं किसी भी बिज़नेस की, तो बिज़नेस ने साल के आखिर में अगर चेक करना है कि उनकी मंथ वाइज उनको कितने प्रॉफिट होता है, तो अपने तमाम कॉस्ट को, अपने तमाम जो हैं एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यूज़ में से माइनस कर देंगे, यानी सेल्स के डाटा को और एक्सपेंसेस के डाटा को सब्ट्रैक्ट करके पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ फार्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम बिज़नेस लेवल पे बहुत सी कैलकुलेशंस आसानी से स्प्रेडशीट में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास उसका जो यूज़ है वो है विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन का। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। उसके अंदर बहुत से चार्ट्स के, ग्राफ्स के ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप अपना वही जो बिज़नेस का डाटा होता है, सेल्स का, परचेजेस वगैरह का या बजटिंग का, उसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलरफुल चार्ट्स की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप उसकी मदद से सैलरी शीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ एम्प्लॉयज़ उनकी जो वेजेस हैं वो कैलकुलेट करना, उनके क्या बोनसेस आप उनको देना चाह रहे हैं, कितने उनकी परफॉर्मेंस के एतबार से बोनस बनते हैं,
या उनके अलग अलग किस्म के जो अलाउंसेस आपने दिए हुए हैं उनकी कैलकुलेशन करना, डिडक्शंस की कैलकुलेशंस करना, वो सब करके आप बहुत आसानी से इस पर एक सैलरी शीट बना सकते हैं। अब आखिर में उसके बाद हमारे पास मैच द कॉलम्स आ जाते हैं। तो मैच द कॉलम्स में आप देखिए कि पहला जो बॉक्स है उसमें सबसे पहले लिखा है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का मतलब अभी आपने सीखा था कि भाई आपकी पिक्चर के सराउंडिंग में किस तरीके से जो है टेक्स्ट को अरेंज किया जाता है, तो उसको टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसमें यही लिखा हुआ है, अलाउज टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। तो ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट का, बी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली बनाना हो तो इसमें से कौन सी बात बिल्कुल दुरुस्त है? तो ऑप्शन डी पे देखिए, वो लिखा हुआ है इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन हेडिंग्स। कि टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने कहा था अगर आपने ऑटोमेटिकली बनाना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स को जो है स्पेसिफाई कर दें अच्छी तरह से। तो जितनी अच्छी हेडिंग और सब हेडिंग्स आपकी बनी हुई होंगी तो टेबल ऑफ कंटेंट उतने ही अच्छे बनेंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, वो कहता है पेज सेटअप ग्रुप सेट्स। यानी कि पेज सेटअप ग्रुप जो है वो क्या करता है? तो पेज सेटअप ग्रुप इसमें से आपका जो ई ऑप्शन है उसके अंदर मार्जिन्स मौजूद होते हैं, उसके सेट के अंदर ओरिएंटेशन मौजूद होता है और साइज का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है भाई, ये आप यहाँ से देख सकते हैं पेज लेआउट में भी जाकर के कि पेज सेटअप ग्रुप में ये तीन चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कि एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, एक्सेल का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? तो एक्सेल का इस्तेमाल इसमें से जो ऑप्शन एफ है, ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा, कि वो डाटा की कैलकुलेशन करना, तरतीब देना और उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेल को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है चार्ट्स। के चार्ट्स क्या करते हैं? चार्ट्स जो हैं उसका करेक्ट आंसर जो वो ऑप्शन सी है, शो डाटा ग्राफिकली, कि चार्ट्स की मदद से आप डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब सबसे लास्ट में है एम एस वर्ड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर। एम एस वर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? एक ही ऑप्शन बचा है अब हमारे पास, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो एम एस वर्ड का इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और एक्सेल का इस्तेमाल होता है डाटा की कैलकुलेशन और फॉर्मेटिंग और स्टोरिंग के लिए। तो यहाँ आपकी थर्ड चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन आंसर्स और मैच द कॉलम और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो हैं इसकी एक्टिविटीज़, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं थर्ड चैप्टर की वो आपके फाइनल प्रैक्टिकल में भी आएंगी, तो इंशाल्लाह उनकी भी जल्द सॉल्यूशन करके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।